हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सीरीज चल रहा था उससे संबंधित थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के बारे में। ठीक है, पुरातत्व मतलब प्राचीन काल में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे मेनली अभिलेख के बारे में। ठीक है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल का नाम है वो चेंज हो गया। आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। चैनल का नाम है लुसेंट जीके एंड जीएस। ठीक है, वो मेरा ही चैनल है। ठीक है, देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है ए कर्निघन को। किसे कहा जाता है? ए कर्निघन को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहते हैं। अब अभिलेख में एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला अभिलेख है हम लोग देख रहे हैं एशिया माइनर यानी कि बोगाज़कोई। एशिया माइनर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोगाज़कोई अभिलेख कहते हैं। और इसमें 4 गो देवता का बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कितने देवता? 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र और नासती के बारे में जिक्र किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, एशिया माइनर, बोगाज़कोई अभिलेख, 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र और नासित का जिक्र किया गया है। दूसरा नंबर अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कौन से शासक के शासनकाल में बनाया गया था? याद रखिएगा, वो संबंधित है कलिंग राज खारवेल। कैसे याद रखिएगा? देखिए, हाथी गुफा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गुफा है। तो गुफा कैसा रहता है? गुफा के अंदर में क्या रहता है? खोखला रहता है, यानी कि खोखला रहता है। तो इसको याद रखिएगा कि गुफा से आपको याद हो जाएगा खोखला यानी कलिंग राज खारवेल। आप लोग को हमेशा जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, 100% आपको याद रहिएगा। तो गुफा के अंदर में क्या रहता है? खोखला रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। यानी कि उसको अन्य नाम उसको क्या बोला जाता है? तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। उसमें कोई तिथि का कोई डेट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है तिथि रहित अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले किसका जिक्र किया गया था? भारतवर्ष का। याद रखिएगा, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कौन सा अभिलेख में किया गया था? तो हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया था। ठीक है, 3 गो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, तीनों को इंपॉर्टेंट है, बता दिए। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में क्या है? नासिक अभिलेख कौन सा शासक का शासनकाल में बनाया गया था? याद रखिएगा, गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी बलश्री को कैसे याद रखिएगा? देखिए, नासिक है, क्या है? नासिक। और यहाँ पर शासक का नाम क्या है? तो गौतमी बलश्री है। देखिए, नासिक को नाक से याद रखिए, और बलश्री, नाक को हम लोग क्या करते हैं? बल लगाते हैं, यानी कि ताकत लगाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग बहुत क्या होता है, मतलब सरकने जैसा जो होता है नौबत आ जाता है, मतलब सरकने का चांसेस होता है, यानी सरकी आ जाता है कि नहीं। यानी कि नाक को जब हम लोग क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो क्या होता है? सुर सुर करने लगता है नाक। ठीक है, यानी कि बलश्री। ठीक है, बलश्री। तो याद हो जाएगा आपका कि नासिक से क्या हो जाएगा? बलश्री। नाक को बल लगाएंगे तो क्या होगा? नाक सुरसुराने लगता है, नहीं सर करने लगता है, यानी कि बलश्री से याद हो जाएगा नासिक। नासिक अभिलेख से हो जाएगा गौतमी बलश्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख को हम लोग जो है जूनागढ़ अभिलेख, उसका अन्य नाम है गिरनार अभिलेख। याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? गिरनार अभिलेख। और वो कौन से शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। तो इसको कैसे याद रखते हैं? देखिए, जूनागढ़, जूना। ठीक है, तो इसका बीच वाला लेटर देखिए क्या लिखा हुआ है? नाग लिखा हुआ है कि नहीं? जूनागढ़ को देखिए, जूनागढ़, इसमें बीच में 2 गो लेटर है जिसका नाम क्या है? नाग, है ना, नाग। तो नाग जब देखते हैं, नाग को देखते ही क्या होता है कि मन में जो है, मन में क्या होता है? डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मन में क्या होता है? डर उत्पन्न हो जाता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, नाग का जो रूप होता है बहुत ज़्यादा रुद्र रूप होता है। कैसा रूप होता है? बहुत ज़्यादा रुद्र रूप होता है। और मन में क्या होता है? डर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी याद रखना है, बस याद रखना है। ठीक है, जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रयागराज स्तंभ लेख। प्रयागराज स्तंभ लेख के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है प्रयागराज स्तंभ लेख। तो प्रयागराज में क्या है? तीनों, यानी कि गंगा, यमुना और क्या है? सरस्वती का क्या है? मिलन है, तभी तो वो फेमस है, इसीलिए तो फेमस है। यानी कि मेनली क्या देख रहा है कि वहाँ समुंदर जैसा पानी है, तीनों का, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का मिश्रण है। ऐसा लगता है जैसे क्या है? समुंदर जैसा पानी है। कैसा पानी है? जैसे जितना समुंदर में पानी रहता है वैसा पानी है। कहाँ पर? प्रयाग में। तो आप लोग ऐसे याद
इसको ट्रीट कर सकते हैं क्या, समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ऐहोल, ठीक है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख जो है कौन सा शासक से संबंधित है, याद रखिएगा ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। याद रखिएगा ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है कौन, मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख में किसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा रेशम बुनकर का जिक्र किया गया है। रेशम बुनकर, रेशम का जो बुनकर था, रेशम बुनकरों का जिक्र किया गया है मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, और इस कौन सा शासक से संबंधित है मंदसौर अभिलेख, तो मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर। ठीक है, देखिए जो मंद मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, शोर मतलब क्या होता है, हल्ला गुल्ला करना। ठीक है, तो जो कम हल्ला गुल्ला करता है वो क्या करता है, जो ज़्यादा हल्ला करेगा वो क्या, ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है, मंदसौर मतलब जो हल्ला कम करता है वो क्या रहता है, बहुत शांत रहता है, बहुत ज़्यादा यश करता है, बहुत ज़्यादा यश करता है, एंजॉय करता है। ठीक है, उसका मन जो होता है हमेशा लगा रहता है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ग्वालियर अभिलेख में क्या था, देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में क्या था, इसको देखिए, प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश मतलब प्रतिहार का राजा था जिसका नाम क्या था, भोज। याद रखिएगा। तो भोज को कैसे याद रखिएगा, ग्वालियर, ग्वालियर, गवाना, कोई चीज़ हम लोग गवा देते हैं तो मतलब क्या होता है, खो देते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति को जब हम गवा देते हैं, जैसे नहीं होता कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि आज मैंने एक व्यक्ति को गवा दिया है, बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति को गवा दिया, यानी खो दिया है, यानी कि मर गया है। तो उसको क्या, मर जाने के बाद आदमी क्या करता है, उसको भोज करता है। क्या करता है, भोज करता है। तो उसको हम लोग बस याद रखने का, किसी भी तरीक़ा से बस याद रखने का एक ट्रिक्स याद रखिए, बस कि दिमाग में तुमको एग्जाम के टाइम पे आना चाहिए। तो ग्वालियर, गवा दिए हैं, कोई व्यक्ति को आपने गवा दिया है, यानी गवा दिया मतलब मर गया है, तो उसके बाद क्या होगा, उसका भोज होगा। नेक्स्ट देखिए भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख को कैसे याद रखिएगा, तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का शासक का नाम क्या था, स्कंदगुप्त, यानी स्कंदगुप्त ने बनाया था। तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख कैसे याद रखिएगा, तो अभी हम बताए थे जूनागढ़ के बारे में, जूनागढ़ के बारे में नाग को याद रखने बोले थे। तो नाग को जब आप देखते हैं तो भीतर ही भीतर आपको क्या लगने लगता है, कांदने लगता है, मतलब रोने लगता है। देखिए कंध, कंध लिखा हुआ ना, कंध मतलब क्या होता है, कंध, कांदना, कांदना मतलब होता है रोना, है ना, होता है। जब बच्चा कांदता है यानी रोता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोटा में कांदते बोलते हैं ना, बोलते काहे कांद रहा है, काहे रो रहा है। तो ऐसे देखिए नाग को जैसे हम लोग देखते हैं तो भीतर ही भीतर क्या होता है, रोना आ जाता है, यानी कांदने लगता है, तो कांद। तो याद हो जाएगा आपको भीतरी और जूनागढ़ क्या हो जाएगा, स्कंद, कंद 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 स्कंद। ठीक है, आप ऑप्शन में जैसे ही देखिएगा आपका ट्रिक्स दिमाग में आएगा और उसको जो है आप सही टिक करके आएगा, याद रखिए। ठीक है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का इसके बारे में क्या जानकारी मिलता है, हुनों के आक्रमण के बारे में, हुन लोग जो आक्रमण किया था तो ये अभिलेख में इसका जानकारी मिलता है। तो याद रखिएगा हुनों के आक्रमण का जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलता है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख को कैसे याद रखिएगा, देखिए देव है और यहाँ पर क्या है, शासक का नाम विजयसेन है। जब भी हम लोग देवी देवता के पूजा करने जाते हैं तो वो कैसा आशीर्वाद देता है, विजय भव। ठीक है, विजय भव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देवपाड़ा विजयसेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख को शासक का नाम क्या था, ये था भानुगुप्त। क्या था, भानुगुप्त। देखिए ए रन, लास्ट में क्या है, रन है ना, रन, रन में जब जाना है तो भागना नहीं चाहिए। जब भी रन में जाना है युद्ध के लिए, जब भी रन में जाना है तो क्या होगा, भागना नहीं चाहिए, यानी भानुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एरन अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिला हुआ है। एरन अभिलेख में किसका जानकारी मिला, किसका लिखित साक्ष्य मिला है, सती प्रथा का। सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख में। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को सभी अभिलेख आप लोग को याद हो गए होंगे। इसको ज़रूर एक बार बुक से आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, 100% याद होगा। चलिए आगे फिर चलते हैं, देखेंगे उसके बारे में भी। ठीक है।
देखिए नेक्स्ट है सहगोरा अभिलेख। सहगोरा अभिलेख में क्या है, दुर्भिक्ष की जानकारी मिलता है। ठीक है, सहगोरा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलता है, दुर्भिक्ष की जानकारी मिलता है। याद रखिएगा, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, अकाल। ठीक है, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, अकाल होता है, यानी अकाल के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो खाद्यान्न के समय मतलब संकट जब उत्पन्न होता है, जब संकट उत्पन्न होता है, जब अकाल आता है, तो उस समय जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न को कुछ बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका बेहतरीन उपयोग हम लोग कब कर सकें, अकाल के समय कर सकें। ठीक है, तो ये अभिलेख में इसके बारे में जिक्र किया गया। तो सहगोरा अभिलेख में किसका जानकारी मिलता है, अकाल यानी दुर्भिक्ष की जानकारी मिलता है। ये क्या बचाने के लिए कहता है कि कुछ खाद्यान्न को संकट काल के लिए सुरक्षित करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या होता है, देखिए ये एक पुरातत्व स्थल है, पुरातत्व स्थल है। और कहाँ का स्थल है, यह रखिएगा कश्मीर का, इसलिए इसको बोलते हैं कश्मीरी पुरास्थल। ठीक है, और ये जो गर्तावास, इसके बारे में यानी बुर्ज होम से किसका जानकारी मिलता है, गर्तावास का जानकारी मिलता है, यानी गड्ढा के घर की जानकारी मिलता है। उसको उतरने के लिए जो था सीढ़ी बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, गर्तावास में उतरने के लिए, नीचे जाने के लिए क्या बनाया गया था, सीढ़ी बनाया गया था, तब जा कर के नीचे हम लोग जो है वह नीचे में घर बना हुआ था। तो बुर्ज होम के बारे में, बुर्ज होम कैसा स्थल है, कश्मीरी पुरास्थल है। गर्तावास यानी कि गड्ढा के घर, गड्ढा में जो था घर बना हुआ था, और उसको उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जो सातवाहन जो राजा थे, तो उसका पूरा जो इतिहास है वो अभिलेखों पर आधारित है। पूरा इतिहास, सातवाहन शासक में जितने भी राजा हुए हैं सभी का इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिक्का के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिक्का के बारे में पढ़ते हैं। तो सिक्का जो है प्राचीन काल में प्राचीनतम जो सिक्का होता था उसको आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आहत। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आहत कहा जाता था। ठीक है, और साहित्य में सिक्के को क्या कहा जाता था, कारसापन कहा जाता था, कारसापन। ठीक है, तो प्राचीनतम सिक्के को आहत का सिक्के, और साहित्य में सिक्के को क्या कहा जाता था, कारसापन कहा जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ उसका तिथि के बारे में। देखिए अरिकमेडु जो एक जगह है, जो कहाँ का है, तो पुदुचेरी में एक जगह का नाम है जिसका नाम है अरिकमेडु। तो उससे क्या मिले हैं, रोमन सिक्के मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो अरिकमेडु से मिले हैं। अरिकमेडु कहाँ पर है, पुदुचेरी में है, पहला। दूसरा देखिए हम लोग पढ़ते हैं समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई सिक्का। जो समुद्रगुप्त का शासनकाल में जब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में, तो उसमें समुद्रगुप्त का एक शासक थे, तो उन्होंने एक सिक्का चलाया था। उन्होंने क्या चलाया था, सिक्का चलाया था। और वो सिक्का में क्या था कि अपने बीना बजा रहा है, अपने क्या बजा रहा है, बीना बजा रहा है, और उसको जो है सिक्का में दर्शाया था। जैसे अभी सिक्का में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जैसे नोट में क्या देखते हैं, महात्मा गांधी का पिक्चर देखते हैं, है ना। तो सिक्का में जो है समुद्रगुप्त खुद अपना जो है पिक्चर डाला हुआ था, किसमें, सिक्का में, क्या बजाते हुए, बीना बजाते हुए। तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या थे, संगीत प्रेमी थे, बहुत संगीत से प्रेम करते थे। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई सिक्का से क्या पता चलता है, समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी का पता चलता है। याद रखिएगा सबसे पहले लेखन कार्य मतलब सिक्का पर सबसे पहले लिखने का कार्य, सिक्का पर सबसे पहले लिखने का कार्य कौन करता था, कौन किया था, कौन सा शासक, यवन शासक ने। याद रखिएगा सबसे पहले लेखन कार्य कहाँ पर, सिक्का पर, यानी कि सिक्का पर जो है सबसे पहले लिखा हुआ सिक्का सबसे पहले कौन सा शासक ने चलाया है, याद रखिए यवन शासक ने चलाया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिक्का के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सिक्का के बारे में पढ़ेंगे तो सोना का सिक्का के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोना का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, सोना का सिक्का सबसे पहले कौन सा शासक, तो ये था हिंद यूनानी शासक, यानी प्राचीन भारत में आने वाला पहला शासक हिंद यूनानी शासक, और उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदी यूनानी शासक, लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का कौन सा शासक ने चलाया था, तो वो गुप्त काल ने, कौन से काल में, गुप्त काल के शासक ने चलाया था। याद रखिए गुप्त काल में। और सबसे शुद्ध यानी कि सबसे प्योर सोना का सिक्का किसने चलाया था, तो याद रखिए कुषाण शासक ने चलाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले हिंद यूनानी, सबसे ज़्यादा गुप्त काल, और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण शासक। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा इससे संबंधित जितने भी थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मंदिर के बारे में। देखिए
मंदिर क्या था, देखिए मंदिर को देखिए हम लोग पहले इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, ये साइड क्या होता है, दक्षिण होता है ना। देखिए ठीक है, तो एक सेकंड, तो हम लोग मेनली देखेंगे उत्तर और दक्षिण के बारे में। तो उत्तर साइड में जो मंदिर मतलब उत्तर मतलब क्या हो गया, नॉर्थ इंडियन है ना, और ये क्या हो गया, साउथ इंडियन। तो उत्तर भारत में कैसा मंदिर का निर्माण किया जाता था, कौन सा शैली में, नागर शैली में। उत्तर भारत में रहने वाले लोग कौन सा शैली में मंदिर का निर्माण करते थे, उस मंदिर का शैली का निर्माण था, उसका नाम था नागर शैली। और दक्षिण भारत में रहने वाले लोग कौन से शैली में मंदिर का निर्माण करते थे, द्रविड़ शैली में। ठीक है, दोनों के मंदिर में बहुत अंतर होगा, देखिएगा उत्तर भारत में रहने वाले लोग का मंदिर का बनावट और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के मंदिर का बनावट दोनों में बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो बनता है वह नागर शैली में बनता है और दक्षिण भारत में जो बनता है वह द्रविड़ शैली में बनता है। और एक होता है दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ जो था वो पहले यानी प्राचीन काल में इसका जिक्र किया गया है। प्राचीन काल में इसका मतलब प्राचीन काल में जहाँ दक्षिण भारत है वही जो जगह था वो दक्षिणापथ उसका नाम से जाना जाता था। और उस समय जो था नागर और द्रविड़ दोनों शैली में बनता था, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसर शैली। ठीक है, अभी ये क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली अब क्या होने लगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से मंदिर का निर्माण होने लगा। दक्षिणापथ वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी दक्षिणापथ में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का निर्माण होता था, तो उसको बोलते थे हम लोग क्या, बेसर शैली। ठीक है, और तो यानी कि मोटा मोटी तुमको 3 गो याद रखना पड़ेगा कि उत्तर भारत में कौन हो गया, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ में पूछेगा तो बेसर शैली। दक्षिणापथ जो था प्राचीन काल में था, जो कि अभी खत्म हो चुका है। आप देखिए पंचायतन एक शब्द है जो किससे संबंधित है, मंदिर से संबंधित है। पंचायतन मंदिर तभी हम लोग बोलेंगे जब एगो मुख्य मंदिर, एगो मेन मंदिर रहेगा और इसके चारों तरफ 4 गो मंदिर रहेगा। इसके चारों तरफ क्या रहेगा, 4 मंदिर इस तरह का। ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पंचायतन मंदिर। तो पंचायतन मंदिर का एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1+4, एगो मेन मंदिर रहेगा और उसके चारों तरफ क्या रहेगा, 4 गो मंदिर रहेगा, तब उसको बोलेंगे पंचायतन मंदिर। तो पंचायतन जो शब्द है वो मंदिर से संबंधित है। और इस तरह का मॉडल पर बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ है, जैसे कि कंद्रिया महादेव कहाँ पर है, खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो MP में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं फिगर से। देखिए पंचायतन मंदिर देखिए कैसा है। यहाँ पर 5 गो मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया, मान के चलिए कि आपका मेन मंदिर और चारों, ये 2 गो इधर हो गया, 2 गो इधर हो गया, तो ये हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पुरातत्व संबंधित साहित्य मंदिर जितने भी थे कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जा करके बुक से पढ़िए और आप लोग एक बार पढ़ने के बाद ही आप लोग को पूरे याद हो जाएगा। ठीक है।